14 अक्टूबर 2005 का ये दिन था। शहर को ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। देखते ही देखते शहर में दंगे भड़क जाते हैं। दंगे कुछ इस कदर भड़क जाते हैं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों को मारना चाह रहे थे और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाह रहे थे। किसी के हाथ में हथियार थे तो किसी के हाथ में चाकू था। कोई हथियार चला रहा था तो कोई पत्थर फेंक रहा था। और देखते ही देखते सारे शहर में आग लग जाती है। अब यहाँ से घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा था और हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल मर भी रहे थे। पहले एक आदमी मरता है, फिर दूसरा मरता है, तीसरा मरता है, चौथा मरता है और देखते ही देखते ये संख्या 15 तक पहुँच जाती है। बड़ी ही संख्या में लोग घायल थे और मर भी रहे थे। पुलिस प्रशासन इस बीच में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है तो पता चलता है इसमें मरने वालों में 8 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। और अब इसी बीच में किसी ने ये अफवाह फैला दी कि जहाँ पे हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है वहाँ पे भी दंगाई आ रहे हैं और उन्हें मार डालेंगे। अब जैसे ही वहाँ पे जो लोग भर्ती थे, घायल थे, उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे दंगाई आने वाले हैं और उन सबको मारने वाले हैं। जो गंभीर रूप से भी घायल थे वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। और अब खबर आती है कि मऊ सदर क्षेत्र के विधायक मुख्तार अंसारी खुली जीप में कुछ इस तरह से शहर का जायजा ले रहे होते हैं जैसे कि किसी शहर के डीएम या पुलिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ शहर में देखते हैं कि परिस्थिति अभी ठीक है या नहीं है। अब पुलिस प्रशासन ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो पता चलता है कि सदर के विधायक मुख्तार अंसारी ही तो मुख्य आदमी हैं जिन्होंने कि ये दंगे करवाए हैं। दोस्तों, अब जब मीडिया ने अच्छी तरह से इस पूरी खबर की जांच पड़ताल की तो सरकार पे और पुलिस प्रशासन पर प्रेशर पड़ता है। और जब सरकार और पुलिस प्रशासन पर जब प्रेशर पड़ता है तो पुलिस अपना काम करना शुरू करती है। और जब पुलिस अपना काम करना शुरू करती है तो आखिर में सदर विधायक मुख्तार अंसारी सरेंडर करते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। मुख्तार अंसारी कहते हैं कि साहब आप मेरे बारे में जांच कर लीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। और अब जैसे ही इन्हें गाजीपुर जेल के अंदर बंद किया जाता है तो ये ऐसे बंद होते हैं कि साल 2024 तक इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बल्कि 28 मार्च सन 2024 की रात को 8:40 के आसपास ये पता चलता है कि ये गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। और लगभग 1 घंटे के आसपास यानी कि 9:50 के आसपास ये खबर फैलती है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू कि बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ में ये खबर भी चल रही थी कि एक तरफ तो ये खबर थी कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, और दूसरी न्यूज़ ये चल रही थी कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, यानी कि धीमा जहर। इन्हें धीमा जहर अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से दिया गया है और उसी की वजह से इनकी मौत हुई है। दोस्तों, एक तरफ तो बात चल रही है कि इनकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है और दूसरी तरफ बात चल रही है कि इनकी मौत जो है वो धीमे जहर यानी कि स्लो पॉइजन की वजह से हुई है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इनकी मौत आखिर कैसे हुई, कि हार्ट अटैक से हुई या फिर धीमे जहर से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ीपुर, और गाज़ीपुर की ही एक विधानसभा है मोहम्मदाबाद। दोस्तों, दरअसल ये बात आज़ादी के समय की है, जब आज़ादी के समय महात्मा गांधी इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। तब उनके करीबी और उनके दोस्त भी बताए जाते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। उन्हें 1926 से लेकर 1927 तक INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इतना बड़ा नाम और गांधी जी के जो इतने करीब रहा हो तो लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान भी दिया करते थे। उनका एक बेटा भी होता है और बेटे का नाम सुभान अल्लाह अंसारी होता है, और सुभान अल्लाह अंसारी मुंशी पार्टी के एक नेता भी होते हैं। और इनके एक समधी भी होते हैं और समधी का नाम होता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें कि महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सम्मान इन्हें मिल रहे हैं। दोस्तों, अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है।
जब वक्त आगे बढ़ता है तो जो इनके बेटे होते हैं स्वतंत्रता सेनानी सुभान अल्लाह अंसारी, इनको 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सिबगतुल्लाह अंसारी और दूसरे का नाम अफजाल अंसारी और तीसरे बेटे का नाम मुख्तार अंसारी रखा जाता है। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको मुख्तार अंसारी की ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो दादाजी होते हैं वो गांधी जी के साथ में मिलकर देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते हैं, वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। और जो इनके नाना होते हैं उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में जंग में हिस्सा लिया था, उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। और जो इनके पिता होते हैं वो बहुत बड़े नेता होते हैं, और इनके खुद के चाचा, जो कि इनके चाचा थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि हामिद अंसारी होते हैं। और बताया जा रहा है जो इनका बेटा है, जो कि अब्बास अंसारी है, वो शॉर्ट गन का नेशनल प्लेयर भी रह चुका है। इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, और लोग उन्हें बाहुबली के नाम से, लोग उन्हें डॉन के नाम से, और लोग उन्हें एक माफिया के नाम से जानते थे। दरअसल कहानी शुरू होती है 30 जून 1963 को इनका जन्म होता है। अब यहीं से इस लड़के ने यूसुफपुर के एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, और अपनी पीजी की पढ़ाई करने के लिए वो गाजीपुर जाते हैं। अब उस कॉलेज में क्या होता था, जो अलग अलग जातियां होती थी उनका अपना एक अलग वर्चस्व होता था। तो ये उसमें से जो अपनी एक वर्चस्व, एक अपनी जो टीम थी उसमें साथ देते थे, तो उसमें इनका नाम आगे बढ़ गया। नाना, दादा, पिता, चाचा जी, जो कि अपना एक अलग ही रुतबा रखते थे, और इसने उस रुतबे को बदलकर अपना अलग ही एक रुतबा, जो कि गुंडेगर्दी में आ गया था, वो बनाना शुरू कर दिया था। ये निशाना लगाने में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार थे, चाहे गुलूल से निशाना लगाएं चाहे बंदूक से। तब ये निशाना लगाते थे तो निशाना सीधा सटीक अपने निशाने पे ही जाके लगता था, लक्ष्य पे लगता था। तो लोग इनके निशानेबाजी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। साल 1980 से लेकर साल 1990 तक ये वो दशक था कि इसमें चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने गाजीपुर में कुछ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे। सरकार गाजीपुर में कुछ नई नई योजनाएं भी ला रही थी, और इन्हीं योजनाओं की वजह से गाजीपुर में नए नए टेंडर निकल रहे थे, नए नए ठेके निकल रहे थे। चाहे रेलवे हो, चाहे खनन हो, चाहे स्क्रैप हो, इन सभी में बहुत सारे ठेके निकल रहे थे। अब मुख्तार अंसारी सोचता है कि क्यों नहीं इन ठेकेदारी में ही अपना हाथ आजमाया जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी कहानी के साथ साथ एक कहानी और चल रही थी। वाराणसी में एक ब्रजेश सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार होता है। उसका सपना था कि वो कोई बड़ा ऑफिसर बने, लेकिन एक दिन उसके पिताजी की कोई हत्या कर देता है। उनके पिताजी जो होते हैं वो सिंचाई विभाग में काम करते थे। जिस समय उनके पिता की हत्या हुई थी, जब वो अपने पिता की चिता को आग दे रहे थे, तो जब वो अपने पिता की चिता को जब आग दे रहे थे, तब ब्रजेश सिंह ने कसम खाई थी कि वो अपने पिता के हत्यारे को हर हालत में सजा दिलाकर मानेंगे। भले ही उस व्यक्ति को थोड़ा समय लगा, लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। और जैसे ही उसने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारा, तो ब्रजेश सिंह का पूरे पूर्वांचल में नाम हो गया था। और जब ब्रजेश सिंह का पूरे पूर्वांचल में नाम हो गया तो लोग उसे जानने लगे। अब लोग जब उसे जानने लगे तो उसने भी धीरे धीरे करके ठेकेदारी में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। अब ठेकेदारी का सीजन था, चाहे वो रेलवे का ठेका हो, चाहे स्क्रैप का हो, चाहे खनन का हो, ये सब में अपने हाथ आजमा रहे थे। अब एक तरफ तो मुख्तार अंसारी अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे थे। इन दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं था। दोनों का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक त्रिभुवन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि एक डॉन होता है, बाहुबली होता है। अब उसकी मुख्तार अंसारी से किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अब वो क्या करता है, वो ब्रजेश सिंह के खेमे में जाकर शामिल हो जाता है। अब जब वो ब्रजेश सिंह के खेमे में शामिल हो जाता है तो मुख्तार अंसारी की पहले तो लड़ाई त्रिभुवन सिंह से थी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी की सीधी लड़ाई ब्रजेश सिंह से थी। अब ये दोनों क्या करते हैं, अब ये दोनों ठेकेदारी में हाथ आजमाते हैं। अब अलग अलग ज़िले में ये लोग क्या करते हैं, अपने नए नए लड़कों को तैयार करते हैं। ये ऐसे बेरोजगार लड़कों को तैयार करते हैं जो कि इनके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाएं, और वो इनकी हर बात माने, इनकी हर ऑर्डर माने। अब इन दोनों ने अपनी अपनी जो टीम तैयार की थी, वो टीम किसी काम के लिए नहीं, एक तरह से इन्होंने अपने गुंडे तैयार किए थे।
अब मुख्तार अंसारी और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, अब ये दोनों आमने सामने थे और अब इन दोनों को ही ठेके चाहिए थे और ये दोनों ठेकों में अपने हाथ आजमा रहे थे। मुख्तार अंसारी ने त्रिभुवन सिंह को मरवा दिया था, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होता है, सन 2001 की बात होती है कि मुख्तार अंसारी का काफिला गुजर रहा होता है। अब क्या होता है, जैसे ही मुख्तार अंसारी का काफिला गुजर रहा होता है तो ब्रजेश सिंह को ये पूरी जानकारी थी कि मुख्तार अंसारी का काफिला गुजर रहा है। अब जैसे ही उनका काफिला वहाँ से निकल रहा होता है तो ब्रजेश सिंह के लोग वहाँ पे आके गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों ही तरफ से गोलियां चलती हैं, मुख्तार अंसारी की टीम इधर से गोली मारती है और ब्रजेश सिंह की इधर से गोली मारती है। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो नेटवर्क था वो बहुत ज़्यादा सतर्क था। मुख्तार अंसारी को पहले ही पता होती है कि ब्रजेश के आदमी आने वाले हैं और वहाँ पे फायरिंग करेंगे। जिस गाड़ी में मुख्तार अंसारी को बैठना था, जिसके बारे में ब्रजेश को पता था कि मुख्तार अंसारी इस वाली गाड़ी में बैठेगा, मुख्तार अंसारी उस वाली गाड़ी में बैठा ही नहीं था। मुख्तार अंसारी किसी और गाड़ी में बैठा होता है। जब फायरिंग हो रही होती है तो मुख्तार अंसारी चुपचाप उस गाड़ी से निकलता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। अब जब वहाँ पे गोलीबारी हो रही थी तो ये सूचना आती है कि मुख्तार अंसारी के 3 लोगों को गोली लगी है और तीनों लोग मर चुके हैं। लेकिन एक सूचना और आती है, वो सूचना आती है कि इस गोलीबारी के बीच में ही जो ब्रजेश सिंह होता है उसको भी गोली लग गई है और ब्रजेश सिंह मर चुका है। और अब जैसे ही ब्रजेश सिंह की हत्या की खबर पूरे पूर्वांचल में फैलती है तो अब एक छत्र राज मुख्तार अंसारी का होता है। मुख्तार अंसारी का डंका पूरे पूर्वांचल में बजने लगता है और मुख्तार अंसारी ने अपनी ऐसी फौज तैयार की जो कि अलग अलग ज़िले में उसने अपनी फ़ौज भेजी थी और वो फ़ौज ऐसी थी जो कि मुख्तार अंसारी के एक इशारे पर मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985 से इस मोहम्मदाबाद की सीट पर इस अंसारी फैमिली का अपना दबदबा हुआ करता था और इन्हीं के परिवार का कोई ना कोई इस सीट पर विधायक बना करता था। लेकिन साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक आदमी यहाँ पे खड़ा किया जिसका नाम था कृष्णानंद राय, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर मोहम्मदाबाद में खड़ा कर दिया था। बताया ये जाता है कि ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय की पूरी मदद की थी इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का इन दोनों की लड़ाई थी और ब्रजेश सिंह चाहता था कि मुख्तार अंसारी का परिवार इस जो चुनाव था उनको हार जाए। और अब इसी बीच में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनावों में जो मुख्तार अंसारी का भाई होता है वो हार जाता है और कृष्णानंद राय जो होते हैं वो बीजेपी के विधायक बनकर इस सीट को जीत लेते हैं। अब 1985 से जिस व्यक्ति का दबदबा बना रहा हो और वो एक झटके में यूं ही हार जाए तो उसका मन में क्या बीते कि आप ही सोचिए। जिस आदमी की इतनी इज्जत हो, लोग इससे डरते हो, जो बाहुबली हो, जिसकी खुद की अपनी ऐसी फौज हो जो मारने और मरने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके मन में कुछ ना कुछ तो आएगा। अब मुख्तार अंसारी के मन में भी कुछ आता है। अब क्या होता है, अब समय बीतने लगता है। समय बीतते बीतते 3 साल गुजर जाते हैं और सन 2005 आ जाता है। 5 नवंबर सन 2005 को विधायक कृष्णानंद राय अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उनके साथ में 7 लोग होते हैं जो कि उनकी गाड़ी में उनके साथ होते हैं, जो कि भावरपुर ब्लॉक में एक क्रिकेट मैच के टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे। अब विधायक जी उस टूर्नामेंट के उद्घाटन में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही कम पब्लिक होती है। तो विधायक जी कहते हैं कि यहाँ पे जब इतने कम लोग थे तो तुमने हमें क्यों बुलाया। तो वहाँ के जो खिलाड़ी और जहाँ वहाँ की टीम होती है, वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमें विधायक जी को देखने का बड़ा मन था, इसलिए हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो क्या होता है, विधायक जी वहाँ पे उद्घाटन करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और वहाँ से वापस निकल जाते हैं। अब सनिया चट्टी के पास जैसे ही उनकी गाड़ी आती है जिसमें कि विधायक जी होते हैं, विधायक जी के साथ 7 लोग होते हैं। अब सामने से गाड़ी आ रही होती है। अब जैसे ही सामने से गाड़ी आती है तो विधायक जी कहते हैं ऐसा इस गाड़ी को निकल जाने दो, तुम साइड कर लो। लेकिन वो गाड़ी सामने से हटती नहीं, वो विधायक जी की गाड़ी के सामने आके रुक जाती है और उस गाड़ी में से कईयों लोग निकलते हैं जो कि हथियारों से लैस होते हैं। उनके पास AK-47 होती है और वो तुरंत बिना देखे उस गाड़ी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और वो उस गाड़ी के ऊपर लगभग 400 फायर करते हैं, जिसमें कि कईयों गोली विधायक जी को लग जाती हैं और उनके साथियों को भी लगती हैं। अब
जब उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी तो उसको वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत से लोग छुप कर देख रहे थे, बहुत से खेत में से देख रहे थे। और जब वो उनमें गोली चला रहे होते हैं तो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उनके सिर्फ दुश्मन जो थे विधायक थे और विधायक के साथ ही थे, कोई और नहीं था। तो वो उधर उधर आलतू फालतू फायर नहीं करते। अब यहाँ पे कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है। अब जैसे ही कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है तो इनकी जो मामला था वो सुर्खियों में आ गया था। अब जब इनका मामला सुर्खियों में आया तो वहाँ पे एक डॉन होता है जिसका नाम सुर्खियों में एकदम अचानक से उछलने लगता है। उसका नाम होता है मुन्ना बजरंगी। अब जब मुन्ना बजरंगी का नाम आगे आता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है, और जैसे ही उसके बारे में जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि वो मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करता था। और अब मुख्तार अंसारी के लिए सीबीआई की जांच होती है। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीआई की जांच के साथ साथ कौन कौन आदमी इनकी जांच करवाना चाहता था। तो नाम सुनिए जरा, जिसमें कि पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे गद्दावर नेता इसके लिए जांच पड़ताल के लिए धरना भी देते हैं और इसकी जांच पड़ताल के लिए प्रेशर भी डालते हैं कि इस विधायक की जो हत्या हुई है इसके लिए जांच पड़ताल हो। इसके लिए धरने पर भी बैठते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है दोस्तों। समय ऐसे ही बीतता जाता है। दोस्तों, ये जो घटना होती है 29 नवंबर 2005 की होती है, लेकिन इससे पहले ही अक्टूबर 2005 में ही मऊ शहर में दंगे होते हैं, जिसमें कि 15 लोग मारे जाते हैं और ना जाने कितने लोग घायल हो जाते हैं। और उसमें नाम आता है मुख्तार अंसारी का, कि मुख्तार अंसारी ने ही ये दंगे करवाए हैं। अब मुख्तार अंसारी तो जेल के अंदर थे क्योंकि दंगे पहले हुए थे, और जो विधायक का मर्डर हुआ था बाद में हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से ही अपने नेक्सस यानी कि अपने गैंग को चलाया करते थे। हालांकि सीबीआई पूरी तरह से इस आरोप को साबित नहीं कर पाई थी कि जो विधायक था उसकी हत्या में मुख्तार अंसारी का हाथ था। हालांकि उन पर आरोप तो लगते रहे, लेकिन इस बात को कोई साबित नहीं कर पाया था। अब वक्त बीतने लगता है तो मुख्तार अंसारी जेल के अंदर ही रहता है। कभी गाजीपुर जेल, कभी मथुरा जेल, कभी आगरा जेल, कभी पंजाब जेल, तो कभी बांदा जेल। लगातार जेल दर जेल वो जेलों को बदल रहे थे। अब तब ये जेल बदल रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। अब ये बीएसपी में शामिल होते हैं 1996 में, और विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद सन 2002 में भी ये चुनाव लड़ते हैं, उसको भी जीत जाते हैं। और उसके बाद सन 2007 में मऊ विधानसभा से ये चुनाव लड़ते हैं। ये जेल में होते हैं और जेल से भी ये चुनाव को जीत जाते हैं। और साथ ही साथ 2012 में भी चुनाव लड़ते हैं और 2017 में भी ये चुनाव लड़ते हैं। 5 बार ये विधायक बन जाता है और ये सांसद बनने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, बताया जाता है कि सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने गए थे तो इसने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसी कारणवश ये वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता। हम मोदी जी लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दोस्तों, ना जाने ऐसी कितनी ही कहानियाँ थी मुख्तार अंसारी के साथ। एक बार की बात है, जेल अधीक्षक होते हैं एस.के. अवस्थी जी। अब एस.के. अधीक्षक जी जब जेल में आते हैं तो उससे पहले मुख्तार अंसारी की जब एंट्री होती थी या एग्जिट होती थी तो मुख्तार अंसारी की कभी तलाशी नहीं ली जाती थी। लेकिन एस.के. अवस्थी जी जब आते हैं तो मुख्तार अंसारी की एंट्री हो रही होती है तो उसकी तलाशी नहीं लेते। तो एस.के. अवस्थी जी बोलते हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जेल में अगर आएगा तो उसकी तलाशी होगी। और जब मुख्तार अंसारी और उसके साथियों की तलाशी ली जाती है तो उनके पास एक पिस्तौल मिल जाती है। तो पता चलता है कि जिसके पास वो पिस्तौल मिली है वो मुख्तार अंसारी का साथी होता है, उसका शागिर्द होता है। अब जब वो पिस्तौल पकड़ी जाती है तो मुख्तार अंसारी अपने आदमी की जो बंदूक होती है उसको अपने हाथ में लेते हैं और एस.के. अवस्थी जी यानी कि जो जेल के अधिकारी होते हैं उनके सिर पे लगा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है, बीच बचाव होता है। तो मुख्तार अंसारी उससे साफ साफ कहता है एस.के. अवस्थी जी से कि बाहर निकल के हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। और भी ऐसी दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन कहानियाँ सुनाता जाऊँगा तो आप कहेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। अब शॉर्ट में आते हैं। दोस्तों, मुख्तार अंसारी जेल में रहकर अपराध किस तरह से करते हैं, इस तरह का बहुत बार नेक्सस चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि इनके परिवार के लोग जो शुरुआत में होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और इनके भाई भी सांसद बन जाते हैं। अगर इनके दरवाजे पे कोई मदद के लिए आता था, चाहे गरीब होता था या कोई भी होता था,
तो ये लोग उसकी बहुत मदद करते थे, चाहे किसी की बेटी की शादी हो, किसी को नौकरी लगवानी हो, कोई बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, उसका इलाज करवाना हो, तो ये लोग क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। तो एक तरह से इन्होंने अपनी जो छवि थी वो एक रॉबिन हुड की तरह से बनाई हुई थी। उस इलाके में इनका जो होता है वर्चस्व कायम हो जाता है। और अब धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ने लगता है। 2005 आ जाता है, अक्टूबर का महीना होता है, ये जेल में होते हैं, लेकिन ये जेल में से निकलने के बहुत सारे जतन करते हैं, लेकिन ये जेल से निकल नहीं पाते। दोस्तों, एक कहानी और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक आज तक के न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो पुलिस लाइन पर जाते हैं किसी चीज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि मुख्तार अंसारी एक गाड़ी से जा रहा होता है लखनऊ में। उस समय पे मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में ही था। तो वो सोचते हैं कि क्या हुआ है, मुख्तार अंसारी क्या जेल से रिहा हो गया? लेकिन मुख्तार अंसारी जेल से रिहा नहीं होता है, वो लखनऊ में किसी काम से जेल से बाहर आ जाता है बिना पेरोल पे। अब वो जब वीडियो बना रहा होता है तो मुख्तार अंसारी उसे देख लेते हैं कि ये मेरी वीडियो बना रहा है। तो वो उससे प्यार से बोलते हैं कि वीडियो तो बना ली है, इसे न्यूज़ पे चलाने की कोशिश भी मत करना, ज़रा सोच लेना तुम्हारा आगे क्या होगा। अब जो आज तक का हेड ऑफिस होता है वहाँ पे भी खबर पहुँच जाती है कि तुम्हारे आदमी ने मेरी वीडियो बना लिया, वीडियो न्यूज़ पे पहुँच गई तो सोच लेना तुम्हारे न्यूज़ चैनल को नहीं चलने दूंगा। जो अधिकारी थे उन सबके पास फ़ोन पहुँच जाता है कि ये न्यूज़ एयर नहीं होनी चाहिए। अब आज तक वाले क्या करते हैं, 10-12 दिन तक इंतज़ार करते हैं। अब 10-12 दिन बाद वो क्या करते हैं, वो उस न्यूज़ को एयर कर देते हैं। अब जो एयर करते हैं वो एयर हो जाती है, सबको पता चल जाती है मुख्तार अंसारी जेल में होने के बावजूद बाहर घूम रहा है। लेकिन किसी पत्रकार के साथ कुछ होता नहीं है, किसी को कोई खरोच भी नहीं आती। मुख्तार अंसारी इतनी अपनी हैसियत रखता था कि वो जेल में होने के बावजूद कभी हजरतगंज में घूम रहा है, कभी कुछ खाने जा रहा है, कभी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है। लेकिन अब समय आगे बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आ जाती है। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और इन्हें रोपड़ की जेल से बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही ये बांदा की जेल में आते हैं तो बताया जाता है कि इन्हें वहाँ पे खाने में जहर दे दिया गया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इस बारे में अभी कोई कह नहीं सकता। इस बात की अभी जांच पड़ताल चल रही है। और जब इस बात की जांच पड़ताल होती है तो ये बात सामने आती है कि ऐसा करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। जो खाना और कैदियों को दिया जा रहा था वही खाना मुख्तार अंसारी को भी दिया गया था। और अब समय का पहिया आगे बढ़ता है, समय गुजरता जाता है। ये 19 मार्च सन 2024 को कोर्ट के लिए एक पत्र लिखते हैं कि कहते हैं कि 19 मार्च सन 2024 को जो इनको खाना दिया गया था उसमें जहर दिया गया था, यानी कि स्लो पॉइजन मिलाई गई थी और मुझे मारने का प्रयास किया गया था। और ये उस खाने को खाने के बाद बीमार हो जाते हैं, इन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ये सही हो जाते हैं, बोलते हैं इनको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम थी और इनको वापस जेल भेज दिया जाता है। और उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा था कि आज से 40 दिन पहले इन्होंने जो खाना खिलाया था उस खाने में भी जहर था, क्योंकि इन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें बताया था कि जितने भी कैदियों ने ये खाना खाया था वो सारे कैदी बीमार हो गए थे और उन सबका इलाज भी हुआ। लेकिन ये पत्र कोर्ट तक पहुंचता, कचहरी तक पहुंचता, उससे पहले ही इनके परिवार के लोग ये शोर मचाने लग गए कि जेल के अंदर इन्हें खतरा है, हो सकता है कि इनकी जान ले ली जाए, चाहे स्लो पॉइजन से, चाहे कैसे भी हो सकता है, इनको मार दिया जा सकता है। 28 मार्च सन 2024 रात को 8:40 पर यह खबर आती है कि बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में 9 डॉक्टरों का एक पैनल होता है जो कि इनका उपचार करता है, लेकिन उपचार के दौरान ही मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर न्यूज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के बीच में आती है तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार वाले लोगों को पहले से ही ये शक था कि मुख्तार अंसारी को या तो जहर दे के मारा जा सकता है या किसी भी बहाने से उसे मारा जा सकता है। और आज देखिए मुख्तार अंसारी मर गया। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बोल रहे हैं कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, मजिस्ट्रेट जांच करवाएंगे, हाई लेवल तक की जांच करवाएंगे। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि सन 2005 में जब एक विधायक के ऊपर 400 से ज़्यादा गोलियां चली थीं, उसके बारे में जो जांच हुई थी आज तक कोई साबित नहीं हो पाया है कि किसने वो 400 गोलियां चलाई, कौन था, कहाँ से आई, क्या था। उसकी जाँच आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इसकी जांच पूरी कैसे होगी कि इन्हें हार्ट अटैक आया था
या इनको स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या इनको जहर दिया गया था? तो आप लोग ही कमेंट में बताइए कि क्या ये जांच कभी पूरी हो पाएगी। दोस्तों, शायद आपको याद होगा सन 2023 में अतीक अहमद का केस था। जब अतीक अहमद का जो केस था तो उन्हें भी इसी तरह हॉस्पिटल से लेके जाया जा रहा था। 50-60 के आसपास वहाँ पे पुलिस वाले थे, न्यूज़ चैनल थे, उन सब ने अतीक अहमद को यूँ कवर किया हुआ था और बीच में 3 छोटे मोटे लड़के आते और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और अतीक अहमद की मौत हो जाती है। अब जब मीडिया इस बात की पूरी जांच पड़ताल करती है कि ये कौन थे, किसने अतीक अहमद को आके मारा, तो पता चलता है कि ये तीनों लड़के बहुत ही ज़्यादा गरीब घर के थे, बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग थे। लेकिन उनके पास जो बंदूक पाई जाती है उनकी कीमत 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए होती है। 1 साल से ज़्यादा हो गई है, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आखिर उन हत्यारों के पास वो हथियार कहाँ से आए। जिन्होंने जो 3 लड़के अतीक अहमद उसके भाई को मारे, उनके पास हथियार कहाँ से आए, किसी को पता चला नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा अब कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, कि उसे हार्ट अटैक आया है? अब ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हो सकता है उसे अटैक आया हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सारी खुशियां मना रहे हैं। वो कह रहे हैं तब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से सारे प्रदेश में गुंडों की सफाई हो ही रही है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था।